अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, -1 इस मुल्क में हमेशा से -1 की बातें होती रही हैं और हमने देखा कि मुतवातर बहुत सारे मकबूल लीडरान को माइनस करने की कोशिश की जाती रही है पाकिस्तानी सियासत से। किसी के खिलाफ अदालती फैसले आए, किसी के खिलाफ सियासी मुखालिफिन लाए गए, किसी को किसी न किसी रद्दअमल की वजह से और किसी को तो जान से मार कर रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि बहुत सारे सियासतदान जो कि अवाम में अपनी जड़ें मजबूत रखते हैं, क्या वाकई उन्हें गैर फितरी तरीके से माइनस किया जा सकता है? अब हालिया मिसाल देख लीजिए। आज नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज अरशद मलिक को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। उनका जो वीडियो स्कैंडल था उस पर एक बड़ा फैसला आया है, उन्हें तो ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन फिर से बात घूम रही है तो नवाज शरीफ के गिर्द। यानी वो नवाज शरीफ जिनको नाअहल कर दिया गया, जिनको पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया, जिनका बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सियासत में इस वक्त कोई किरदार नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि बहुत सी सियासत उनके गिर्द घूमती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या गैर फितरी तौर पर हटाए गए या माइनस किए गए सियासतदान वाकई ज़्यादा जड़ें मजबूत कर लेते हैं अवाम में? क्या वजह होती है इसकी, जानने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो फैसला आया है इसके हवाले से बात करेंगे कि इसके बाद अब PMLN के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या वो सिर्फ इससे पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश करेगी या फिर कानूनी रास्ता अपनाते हुए अपने कायद को इससे छुड़वाने की कोशिश भी करेगी और उन पर लगे इल्ज़ामात जो हैं उन्हें भी हटाने की कोशिश करेगी। वाक़फ़ाने हाल की इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे। आगे PMLN के कायद यानी मियां नवाज शरीफ साहब क्या प्लान्स कर रहे हैं, क्या होने वाला है, इस हवाले से बड़ी खबर आपको देंगे। और -1 की जब बात हो ही रही है तो फिर मौजूदा वज़ीर आज़म को हम कैसे भूल सकते हैं? आजकल उनके बारे में भी -1 की बात हो रही है और कोई और क्या करेगा, वो तो खुद कर रहे हैं। क्या वाकई अब इमरान खान को माइनस करने का वक्त आ चुका है? ये बातें क्यों हो रही हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। और अगर इमरान खान को माइनस किया जा रहा है तो फिर उनका मुतबादिल कौन होगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो बहुत कुछ जुड़ा है उस सियासी मंजरनामे से जो कि इस सेगमेंट में भी आपको बताएंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे JIT रिपोर्ट्स की, जिसके बारे में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज जन्म ले चुकी हैं। तो आज है जी प्रोग्राम में बहुत कुछ, आप सबको रहना होगा हमारे साथ। लेकिन इमरान साहब, जैसे मैं बात कर रही थी कि जज अरशद मलिक को हटाया गया ओहदे से, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि फिर से सारी जो सिनेरियो पुराना जाग गया है जैसे, और सब ये बात कर रहे हैं कि क्या अब नवाज शरीफ पर लगे इल्ज़ामात, उनको दी गई सज़ा, जिस जज ने जो फैसले दिए, क्या वो सब फैसले मुतनाज़ हो गए, उसके हवाले से क्या होना चाहिए। इसके हवाले से मैं ज़रा नाज़रीन को थोड़ा सा एक रद्दअमल भी दिखा दूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने जो इस हवाले से ट्वीट किया इस फैसले के आने के बाद, वो ये कहती हैं कि जी जिस तरह से दागदार जज को हटाया गया, इनके दागदार फैसलों को भी फाड़ फेंका जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये हक और सच की फतह है जज साहिबान ने, जिन्होंने इनके खिलाफ ये मुतनाज़ सज़ा दी, उन्होंने खुद ही करार दे दिया है कि उन्होंने दबाव के तहत दिया, तो अब उनके फैसलों की कोई हैसियत नहीं रह गई। मरियम नवाज ने मुस्तकिल ट्वीट्स करके इस हवाले से पूरा एक रद्दअमल दिया है। दूसरी जानिब शहजाद अकबर साहब जो मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के एहतसाब के, उनका कुछ रद्दअमल और है। वो कहते हैं आप हमेशा की तरह हर बार पहले मिठाई खा लेते हैं, बाद में आपको समझ आती कि फैसला है क्या था। तो उनका ये कहना है कि जी अभी सिर्फ एक पार्टी को, इस केस की एक पार्टी को सज़ा मिली है और दूसरे फरीक पर अभी सज़ा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगी, उसका भी ट्रायल होगा। यानी जज साहब को जैसा ब्लैकमेल हुए ये तो चलें बात हो गई, लेकिन ब्लैकमेल जिसने किया क्या उसे बरी कर दिया जाएगा? तो इसमें फिर आप भी इंसाफ के कटहरे में आ सकती हैं मरियम साहिबा। तो ये सारा सिनेरियो है जी। इसके बाद अब क्या मंजरनामा बनने जा रहा है PMLN का, नवाज शरीफ साहब की सज़ा का, केस का, इस पर बात करते हैं। इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि जज की बरतरफी का मतलब ये हुआ कि उसके तमाम फैसले मुतनाज़े हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि मसला इतना आसान नहीं है, ये बड़ा गंभीर मसला है। अगर आप देखें, पहली बात तो ये कि अभी तक इस फैसले के हवाले से ये तो वजूहात बयान ही नहीं की गई, अभी वो सामने नहीं आई कि किन वजूहात की बिना पे इनको बरतरफ किया गया। जब ये तफसीली फैसला आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, उसके बाद ये पता चलेगा। वन वर्ड तो मिसकंडक्ट आ गया, मिसकंडक्ट तो आ गया, वो तो साबित हो गया ना। इसलिए तो ये जो इंतज़ामी कमेटी है लाहौर हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस ऑनरेबल जनाब कासिम खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये जो इंतज़ामी कमेटी ने फैसला किया है, मिसकंडक्ट तो था तो बरतरफ किया ना, लेकिन अभी इसकी तफसील आएगी। अब मसला ये है कि मामला ये कानूनी तौर पे बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं
क्या उन पेचीदगियों को देखा जाएगा, क्या किया जाएगा, ये नई बहस एक छिड़ गई है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कॉमन सेंस, जो अगरचे हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, उसका तकाजा ये है कि अगर एक शख्स मुतनाज़ है और उसको मिसकंडक्ट और इस तरह इस वजह से बरतरफ किया जाता है कि जनाब उसने खुद इस बात का एतराफ़ किया और वो एक ऐसा मुलजिम जो ज़मानत पे था उससे उसने मुलाकात की, उससे कहा और फिर बहुत सारी चीज़ें उस हवाले से सामने आई, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फैसले मुतनाज़ हो जाते हैं। उसके मुतनाज़ होने में कोई दो राय रहती नहीं। अच्छा, इसलिए इमरान साहब एक एंगल ये भी है कि चूंकि जो उनका मिसकॉन्डक्ट है वो एक पर्टिकुलर केस के हवाले से ही निकल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि केसेस उन्होंने बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे केसेस के फैसले दिए होंगे, लेकिन जिस फैसले की बात हो रही है वो जो वीडियो बनी है वो उसमें उसी केस के फैसले की बात करें, तो कम से कम उस केस का फैसला तो मुतनाज़ हो जाता है। बात ये जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसको नहीं याद, बाबर अमान साहब को बरी भी नहीं मोहतरम जज साहब ने किया था। ऐसे बहुत हाँ जी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। हम क्यों हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं? मैं कहता हूँ कि हुकूमत कदम आगे बढ़ाए और कहे कि जनाब हम जो जुडिशियल रिफॉर्म्स करना चाहते थे, ये मामला बारिश का पहला कतरा साबित हुआ है, हम इसको बुनियाद बनाकर अब वो काम शुरू करेंगे और जुडिशियल रिफॉर्म्स पे काम किया जाएगा। सही। अगर इसको आप बुनियाद बना के ये काम शुरू कर दें तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। जफर हिलाली साहब से भी ओपिनियन लेते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, ये केस का फैसला आ गया, यानी अरशद मलिक साहब को अगर हम कह दें कि जी उन्होंने मिसकंडक्ट किया और उनको हटा दिया गया, तो इससे फिर अल्टीमेटली यही समझा जाए कि फिर नवाज शरीफ साहब बेगुनाह साबित हो जाते हैं? आपको क्या लगता है उनके साथ क्या मामला होना चाहिए, सजा खत्म कर देनी चाहिए? देखिए, मैं तो हैरान हूँ समीना कि आप, एक एलिमेंट्री बात यह है कि कंफ्यूजन है मेरे ख्याल में कि आप समझती हैं कि ये आदमी, ये जज जो है, इन्होंने उनको सेंटेंस किया था, तो अगर उनका सेंटेंस मिसाल के तौर पे ख़त्म हो जाए तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन तो फिर भी रहता है ना। जेल में नहीं रहेगा वो, मगर डिस्क्वालीफाई तो हो गया है। वो एक 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसे डिस्क्वालीफाई किया। ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ, ही कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो अब ये बात आप कर रही हैं कि 7 साल सजा होना चाहिए या सजा नहीं होना चाहिए, ये पहले तो ये मसला आप समझें। दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं भाई, नवाज ये आदमी जो था ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ये मिसकॉन्डक्ट था, बिल्कुल सही। और ये मिसकॉन्डक्ट का वजह, अगर आप बेनज़ीर भुट्टो का केस देखें 1998 का, चीफ वो जो जज था सुप्रीम कोर्ट का जहांगीरी, उन्होंने कहा था कि ये केस जो कयूम ने किया था, जज कयूम जो थे, तो उन्होंने कहा कि मिसकॉन्डक्ट इज ग्राउंड्स फॉर ए फ्रेश ट्रायल। तो अब एक नया ट्रायल होगा, किस पे? दोनों चार्जेस पे। देखिए, इधर 2 चार्जेस थे, एक चार्ज तो वो था कि वो अगामा, और दूसरा मोर इंपॉर्टेंट चार्ज जिस पे अरशद मलिक ने फाउंड हिम नॉट गिल्टी, इसलिए कि अरशद मलिक खुद इनका आदमी था। यही अरशद मलिक को नवाज शरीफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल मिला जाती उम्रा में। आप सोच सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर एक जज को मिलता है व्हाइल ही इज बीइंग ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ दैट जज। ये किस किस्म के प्रायोरिटीज और वैल्यूज हैं ट्रायल और कैसे मिनिस्टर फैसले? के? बिल्कुल सही। हाँ, समझ गए आप। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब ये नया ट्रायल होगा तो शायद वो he'll be guilty of money laundering, जो अरशद मलिक ने कहा कि ये इस चार्ज पे ये प्रूवन नहीं है, मगर वो दूसरा दो रेफरेंसेस थे, के। एक फ्लैगशिप रेफरेंस था और एक अल-अजीजिया केस। फ्लैगशिप में बरी कर दिया था नवाज शरीफ को उन्होंने, अल-अजीजिया में सजा सुनाई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सजा मुअत्तल होगी तो फिर जो बरियत थी वो भी खत्म होगी, दोनों ट्रायल फिर नए सिरे से होंगे। ये बात आप कह रहे हैं? जाहिर है, बिल्कुल सही। तो आप कह रहे हैं कि इस मामले का रीट्रायल होना चाहिए। बेसिकली आपके नजदीक इसमें अब ये ऑप्शन बन रही है कि रीट्रायल होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रेसिडेंट कह रही है, कानून कह रहा है। ऑल राइट। इमरान साहब, आपको लगता है कि ये मामला जो है वो रीट्रायल की तरफ जा रहा है? लेकिन अभी तक एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि PMLN ने वीडियो तो जारी कर दी थी उस वक्त, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस तरह से ना तो उस वीडियो की ओनरशिप ली,
बाद में हमने देखा जब उस वीडियो से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में उनसे सवाल किए जाते रहे तो हर कोई एक दूसरे पर डालता रहा कि जी ये नासिर भट्ट ने बनाई है तो उसने की है तो उसने की है, किसी ने उस तरह से ओनरशिप नहीं ली। दूसरा ये कि उस मामले को लेकर के अलहदा से कोई अपील फाइल नहीं की गई कि भाई जिस जज ने सजा सुनाई, यानी खुद ब खुद तो सजा मुअत्तल नहीं होगी जब तक कि कोई अपील दायर नहीं करेगा। तो इस हवाले से नून लीग आपको लगता है कि कोई लीगल प्रोसीजर अपनाएगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आपको याद हो तो अपील ऑलरेडी हो चुकी है। वो तो पहले हाँ, से जो सजा इस केस के हवाले से, हाँ जी, उसी में सारी ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन मैं जो लाली साहब बात कर रहे थे, मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो पोजीशन है दोनों केसेस में, अगर ख़त्म होंगे तो दोनों ख़त्म होंगे, अगर शुरू होंगे तो दोनों शुरू होंगे, यानी रीट्रायल होता है तो उनके लिए, अब नवाज शरीफ के लिए एक ओपन चीज़ ये होगी कि उनको दोनों में सजा भी हो सकते हैं, वो दोनों में बड़ी भी हो सकते हैं, और दोबारा यही फैसला और दोबारा ये फैसला भी आ सकता है। इसलिए ये नहीं एक बात को ये तय हो गया आज कि अरशद मलिक के जाने से अब नवाज शरीफ बड़ी हो गई है या नवाज शरीफ को दोनों में सजा हो गई है। ये मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से और नून लीग की तरफ से, दोनों तरफ से शायद अपना मौक़िफ़ देने में जल्दी की जा रही है। दोनों मिठाई खाने में जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। सही है, लेकिन आपको लगता है कि दोबारा वो इस केस को लड़ने के लिए वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो वो बाहर हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, आना चाहिए। जब उन्हें बिल्कुल आना चाहिए, जब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि अब मैं जेल में नहीं जाऊंगा तो उन्हें क्या, फिर वो वापस आ जाएंगे। उनके लिए यहाँ भी तमाम सहूलतें हैं, वहां भी तमाम सहूलतें हैं। वो जेल की वजह से बाहर गए हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए बाहर नहीं गए, वो जेल से बाहर जाने के लिए बाहर गए। हिलाली साहब, आपको ये लग रहा है कि ये लीगल ऑप्शन की तरफ जाएंगे या बस ये सियासी नारेबाजी करके ही अपना सियासी फायदा उठाते रहेंगे कि देखें जी देखें जज का फैसला गलत था, वो गलत, जज ही गलत था, वो सिर्फ पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश करते रहेंगे, या फिर इसको लीगली करेक्ट करवाएंगे मामले को? देखिए, एज अ पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा बदनाम जो हुए हैं, ये किस चार्ज पे बदनाम हुए हैं? सबसे ज़्यादा इनकी बदनामी ये हुई है नॉट ऑन अगामा में तो इनको कोई ज़्यादा बदनामी नहीं हुई, हालांकि वो भी काफ़ी होना चाहिए एक आदमी को कहने के दूसरे मुल्क से जाके अपने बेटे से तनख्वाह ले रहा है। ऑब्वियसली तनख्वाह नहीं ले रहा था, वो अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहा था, और वो क्या कन्वीनियंसेस हैं हम सब जानते हैं, बैंक अकाउंट्स खोलना, पैसे रखना, ये वो। मगर नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो मेन चार्ज है, वो चार्ज जिसने उन्होंने करप्शन की है और टेरेबल करप्शन की है, वो चार्ज तो इन पे धब्बा लग गया है, वो चार्ज का धब्बा कभी निकल नहीं सकता। तो मेरे अपने ख्याल में इनको कोई वजह ही नहीं है सेलिब्रेशन करने के लिए, और अगर वापस भी आए तो क्या ये करेंगे? घर पे बैठ के जो लोग आएंगे कहेंगे कि आई एम सॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग या प्राइम मिनिस्टर इन डे फैक्टो, ये वो मैं नहीं समझता। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अरशद मलिक कह दिया है, ही इज अनाउंस्ड कि मैं चुपके से नहीं जा रहा हूं। ये मत समझो कि मैं खिसक के चले जाऊंगा, मैं बाहर आऊंगा, मैं बताऊंगा इन्होंने मुझे मक्का बुलाया, इन्होंने मक्का से मुझे क्या मांगा, क्या पूछा। भाई वो भी इनको बदनाम करेगा। आप समझते हैं वो गाली खा के चुप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर वो उन्हीं का बंदा हुआ तो क्या पता वो पैसे वैसे लेके फिर चुप ही रहेंगे, भी तो हो सकता है। या आपको लगता है कि इस मामले में 50 करोड़ का ऑफर था, 50 करोड़ है ना? अच्छा, फिर ये भी बताएं लाली साहब, आपको लग रहा है कि इस मामले में मरियम नवाज और जो बाकी लीडरशिप है PMLN की, उनको वो भी फंस सकते हैं? ये यानी वीडियो स्कैंडल में भी उन्हें सजा हो सकती है कि भाई कैसे आप एक जज को ये सारी वीडियो बना ली आपने और किस तरह से उन्हें ऑफर्स कर दी, ये वो उस मामले में चांस है कि वो भी उसमें भी फंस सकते हैं? मेरे ख्याल में दैट इज स्ट्रेचिंग इट अ बिट टू फार। मेरे ख्याल में अगर ये गवर्नमेंट इस किस्म की विंडिक्टिवनेस बताई, इस किस्म की हरकतें करें कि भाई इसलिए वो उसने भी कोई गलत चीज़ सोचा था और वो भी उसे परस्यू कर रही थी, मेरे ख्याल में कि दैट वो ओवर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है कुछ। इनका मतलब ये है कि जस्टिस बीन डन, ये कन्विक्ट हो गए हैं और दूसरे चार्ज पे रीट्रायल हो रहा है। अब भूल जाएं दूसरे, अब इसके पीछे इस तरीके से अगर ये लगेंगे इन चार्जेस पे तो मेरे अपने ख्याल में एक्सेसिव हो जाएगा एंड दे लूज पब्लिक सपोर्ट।
वैसे ही इनके पब्लिक सपोर्ट कम हो गई है। भाई क्यों लोग इतने खुश हैं PMLN के? वो इसलिए ऐसे खुश हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी इमरान खान की इससे कम तो कभी हुई नहीं है, और उनको पूरा समझ नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि हो केस इसके खिलाफ खत्म हो गया, अब रीट्रायल होगा तो ये बच जाएगा, एक दफे ये बच जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे, ये आ जाएगा। दैट्स नॉट द केस, मगर ये उनका ख्याल है। अच्छा समीना, इसमें एक बात खिलाली साहब कह रहे हैं ना, नवाज शरीफ को सजा करप्शन चार्जेस पे नहीं हुई। नैब ऑर्डिनेंस का जो 9A4 है, जो बराए रास्त करप्शन के हवाले से, नवाज शरीफ को उसमें सजा नहीं हुई, उनको सजा हुई है 9A5 में, जो एसेट बियॉन्ड मीन है। इसका मतलब ये है कि उसमें अल्टीमेटली मतलब वही नहीं होता। नहीं, मतलब अल्टीमेटली तो बहुत सारा होता है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट उनको उस तरह से नहीं किया। ये हमारे, मैं बार बार ये कहता हूँ कि कानूनी तौर पे इतने सुकम होते हैं, इतनी पेचीदगियां होती हैं, आप ये बड़े लोगों को रास्ते दे दिए जाते हैं ना, रास्ते खिड़कियां खुली छोड़ दी जाती हैं ताकि पीछे से दोबारा हाथ मिलाया जा सके, अंदर खींचा जा सके। अब मेरा करप्शन ही हुआ ना, करप्शन ही हुआ। आपके पास पैसे हैं और आप बता नहीं सकते हैं कैसे। एग्जैक्टली यही मैंने कहा ना कि अल्टीमेटली तो एसेट बियॉन्ड मींस का यही मतलब हुआ। ये ऐसे ऑर्डिनेंस में ये दोनों अलग अलग आर्टिकल हैं। अगर एक था तो उन्होंने दो अलग आर्टिकल क्यों बनाए? ये नजरिया जरूरत के तहत बवक्त जरूरत काम आ सके, इसलिए ये सारी चीजें ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम। अब मैं आपसे यही सवाल करने लगी हूँ कि आपको लगता है कि वो बवक्त ज़रूरत काम आने वाला जो मामला है वो हो गया है? मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ, इसके दो वजूहत हैं। एक तो ये कि हम पिछले दिनों हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब की कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं कि वो ठीक हैं, सेहतमंद हैं, चल फिर रहे हैं वगैरह। फिर हमने देखा कि एकदम इमरान खान पे बड़ा प्रेशर है और -1 की बातें जो हम अगले सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, और फिर अचानक से ये फैसला आ गया। तो कुछ लिंक है तीनों चीज़ों में? आपको लग रहा है टाइमिंग की -1 के बाद माइनस करके किसी को प्लस करने की कोशिश तो नहीं है, कि कोई रास्ता तो नहीं खोला जा रहा? अच्छा, 2-3 चीजें हैं। एक तो इस पे मैं अपने मेरे जो वाकफान क्या वो भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लें। एक तीसरी चीज जो आप मिस कर गई हैं, हिलाली साहब, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इजाज चौधरी साहब का एक इंटरव्यू आया है जो सुहेल वड़ाई साहब ने किया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए। अच्छा, उस इंटरव्यू में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पे मैं समझता हूँ कि पनामा से मुतालिक उन्होंने बड़ी वो ना सिर्फ ये कि वो कंट्रोवर्शियल बातें हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि मैं मुतालबा कर रहा हूँ आज यहाँ टीवी पे बैठ के कि वो इतनी अहम सीट पे रहे हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें कुछ इदारों के हवाले से इल्जामात भी आयद किए। मेरा एक तो ये सवाल है कि जिस वक्त वो चीफ जस्टिस थे, जो इल्जामात उन्होंने आयद किए, क्या उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इसके बारे में बताया? क्या उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया कि मुझे ये कहा जा रहा है? अगर नहीं बताया तो वो खुद जॉइस साहब की कानूनी पोजीशन क्या हो जाती है? बिल्कुल सही। और ये सारी चीजें जिनकी तहकीकात होना जरूरी है। यहाँ ये एक रुझान बन गया कि आप जिसका जो मर्जी दिला, और वो देखिए ना, बाद में ओहदे से हटने के बाद वो ये बात करेंगे पनामा हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहेगा और बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें हवाले से कही। इसका मुकम्मल होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने वाकफान हाल के तरफ। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक बात मीना के मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन में इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। हाँ, अब एक्टिव हो चुके हैं और उनका अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ बाकायदा राब्ता है। अब वो राब्ता क्या है? राब्ता है वाया सैटेलाइट फ़ोन। वो वाया सैटेलाइट फ़ोन अपनी बेटी से राब्ता रखे हुए हैं ताकि उनकी जो गुफ्तगू है वो इस कोशिश में है कि कहीं कोई इदारा या उसको टेप ना कर ले, उनकी गुफ्तगू सुनी ना जा सके। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि उन्होंने लंदन में मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और वो मुलाकात ना तो अपने घर में कर रहे हैं, ना ही मुलाकात हुसैन या हसन नवाज के ऑफिस में हो रही है, बल्कि वो कहीं तीसरी जगह पे वो मुलाकातें करते हैं। अब ये मियाँ नवाज शरीफ जो इतना वहां पे एक्टिव हुए हैं, तो जो बात शुरू में थी ना हमारे वाकफान हाल के मुताबिक, वो उनकी मुलाकातें, और हत्ता के इसमें 2 बरादर इस्लामी ममालिक का भी नाम लिया जा रहा है कि उनमें भी उन्होंने अपने राब्ते फिर तेज कर दिए और उनसे उनको भी उन्होंने एक्टिव कर दिया। अब बात ये है कि जो ये सारी चीजें ना अगर आप देखें तो ये आपस में गथियां जुड़ी हुई हैं और ये आपको एक दूसरे से, यानी नवाज शरीफ साहब माइनस नहीं हुए? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक हो गया। चलिए जी, नवाज शरीफ साहब तो माइनस नहीं हुए, लेकिन क्या किसी और को माइनस करने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ी खबर है आज की। और इमरान खान साहब के
बारे में फिर से ये बातें शुरू हो गई हैं। उन्होंने खुद कई लोगों को माइनस करने की बात की थी, अब उनके ऊपर ये बात हो रही है। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? एक ब्रेक के बाद। इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता। बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की असेंबली में तकरीर का कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया जिसमें वो -1 की बात कर रहे हैं। ये अचानक से क्या ज़रूरत पेश आई -1 के हवाले से बात करने की? और हमने ये भी देखा कि बजट से पहले इत्तेहादियों को भी बुलाया गया, अरकान असेंबली को भी बुलाया गया, उनको भी कन्विंस किया गया कि जी हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो आप लोग सब कमिटेड रहें, कोई मसला नहीं है हमारी गवर्नमेंट को। फिर साथ में -1 की बात भी की। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और इसका क्या तसलसल है, इस पर बात करते हैं। इमरान साहब, ये अचानक से -1 की बात क्यों होना शुरू हो गई है, जबकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त तो अगर अपोजिशन की भी बात की जाए तो वो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तैयार। मैं इस पर बल्कि बात करती हूँ कि अपोजिशन तैयार है या नहीं हुकूमत, लेकिन हुकूमत गिराने के हवाले से जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या इमरान खान को हटाने से मसले हल हो जाएंगे? समीना, बात यह है कि -1 की बात क्यों हो रही है। पहला जो आपके सवाल का हिस्सा है वो इसलिए हो रही है कि इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया है अब के 2 साल हो गए और उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी हुकूमत की या उनकी टीम की, उसमें क्योंकि वो परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। अब लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अंदाज़ा हो गया है। और जो फिर बतौर वज़ीर आज़म, आप ये बात समझें कि अगर जो लोग ये कहते हैं ना कि -1 के पीछे कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को रोज़ाना मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से कई रिपोर्टें मिल रही होती हैं, बहुत सारी गॉसिप्स चल रही होती हैं, लेकिन वो हर एक इशू पे आके असम्बली में एड्रेस नहीं करते। अगर इमरान खान ने आके असम्बली में इस मौजू पे बात की है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है। अब उसको बढ़ावा किस तरह से हो रहा है? कोई राय है जिसका पहाड़ बन रहा है? सुने, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वो खुद भी इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप देखें मसलन तारिक बशीर चीमा साहब हैं, मुस्लिम लीग काफ के जो वजीर हाउसिंग भी हैं पाकिस्तान के, इस वक्त वफाकी वजीर हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मसाइल कम होने की वजह से बढ़ रहे हैं और हमारे लिए हुकूमत से जाना कोई बात तो नहीं है, क्योंकि हुकूमत में वजारत लेना तो बड़ा मुश्किल होता है, वजारत छोड़ना तो आसान होता है और हमने तो वजारतें देनी है। अब जब आपके इत्तेहादी इस तरह की बात करेंगे, मैंगल इस तरह की बात करेंगे, MQ वाले यानी रोजाना आपका एक इत्तेहादी इस तरह की बात करेगा तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाएगा? इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जिन लोगों ने अगर आपके साथ वो इत्तेहादी मिलाए थे तो कहीं को वहां तो नहीं गड़बड़ शुरू हो गई? वो है कोई गड़बड़? खबर क्या? मुझे तो लगता है जी कि इस वक्त यहाँ हल्के फुल्के अलार्म बज रहे हैं कि बस कि ये अलार्म बज रहे हैं इस वक्त, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदर ज़रूर है। और हमारे ज़राए तो ये कहते हैं कि जो नवाज शरीफ ये अपने वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये तकरीर की है, उससे पहले जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू था, बाज़ ज़राए तो ये कहते हैं कि वो भी, उनको भी इमरान खान के आशीर्वाद हासिल थी। ठीक है हिलाली साहब, इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे? अगर इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए तो कौन उनका मुतबादिल होगा? उनकी पार्टी से होगा या बाहर से होगा? उस सवाल के पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो सवाल आपने इमरान से पूछा था वो ये है कि मुझे आज एक ट्वीट आई है जो बातचीत शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उन लोगों को जो अमूमन इन चेंज ऑफ गवर्नमेंट में उनका हाथ होता है, उनके साथ बातचीत शुरू हो गई है कि अगर तुम्हें आना पड़े तो तुम क्या कंडीशंस और ये वो, और उसके कंडीशंस भी मुझे आज ईमेल ट्वीट किया गया है। मगर मेरे अपना ख्याल में
ये शायद ये इट्स नॉट रिलायबल, माने कोई पता नहीं वाकई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मगर जिस किस्म का कॉन्फिडेंस और जिस किस्म का इंटरप्रिटेशन इन्होंने ये जो डेवलपमेंट है इसका किया है PMLN में कि बस अब सब चीज़ ठीक हो गया, अब तो बस एवरीथिंग इज गॉन, तो लगता है ऐसे है कि दे मे बी एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन इट। और क्यों नहीं, अंपायर जो है वो सबसे बात करता है और ऑलवेज देयर इज द फॉल बैक पोजिशन। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए इमरान खान की को अपोजिशन से कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी सबसे बड़ी तकलीफ है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं 18 से 20 साउथ पंजाब से, जो वो कहते हैं कि इस आदमी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये टॉपिक ये सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कूदता है, कभी शुगर पे उसकी टोटल, कभी PIA पे होता है, कभी इकोनॉमी पे, कभी पेड़ों पे। कहता है कि ये दिस मैन हैज नो फिक्स्ड आइडिया कि इसका क्या सिस्टमिक अप्रोच नहीं है जो होना चाहिए। दूसरी बात ये है, वही मैं जो कह रहा था, अनइलेक्टेड फेवरेट्स जो हैं और अट्रोशियस हैंडलिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग ये PIA के मैटर में। आप हैरान होंगी सुन के कि ये PIA के एक पायलट जिसके कहा था कि फेक लाइसेंस था, वो तो मैनचेस्टर में बैठा हुआ था, वो इम्तिहान नहीं दे रहा था। कहता है मैं कैसा फेक हो गया, मैं तो था ही नहीं उधर इम्तिहान देने के लिए। एक और था, वो कहता है कि मेरा लाइसेंस ईद के दिन पे इश्यू हुआ है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि द होल थिंग हैज बीन बॉच्ड अप टेरिबली। तो ये सब चीजें हैं जो उनको वो कहते हैं कि यार दिस कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली। हिलाली साहब आप तो ईद के दिन की और पेरिस वाले पायलट की बात करते हैं ना, ये चीजें छोटी रह जाती हैं। उस लिस्ट में उन लोगों का भी नाम है कुछ पायलट्स के जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। अच्छा, वो भी फेक हैं। लेकिन इमरान साहब इंडिकेशंस आपको क्या नजर आ रही हैं? -1 की बातें जब होती हैं तो कुछ इंडिकेशंस भी तो होती हैं। इंडिकेशन की बात सुन लें। बात ये है कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च है जो उनका एक लेटेस्ट जो है ना सामने सर्वे आया। अब वो सर्वे क्या है, उस सर्वे में पहली दफ़ा ये हुआ है अब जब से इनकी हुकूमत थी कि 27% लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा जाहिर किया, ठीक है, और 24% ने तहरीक इंसाफ को। ठीक है, अगरचे मार्जिन बहुत कम है, लेकिन आप ये देखें कि अब ज्यादा लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका रुझान आया। और दूसरी बात, पहले नवाज शरीफ से मुकाबला किया जाता था। इस सर्वे में जब उन्होंने शहबाज शरीफ के मुतालिक पूछा है तो आपको हैरत होगी कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि उसमें शहबाज शरीफ के बारे में लोगों का ख्याल है 27% ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस मुल्क के मसाइल बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं, और 22% ने कहा नहीं इमरान खान हल करेंगे। और फिर 52% लोग हैं जो वो मौजूदा बजट में गैर मुतमिन नजर आए हैं, और सिर्फ 21% मुतमिन नजर आए हैं इनकी कारकर्दगी। बजट से कभी भी कोई मुतमिन नहीं हुआ वैसे। यानी अब आप ये देखें कि जब ये सारी चीजें आएंगी तो ये और वैसे भी स्कैंडल पर स्कैंडल आ रहे हैं। वो सुन ले, जब -1 का मामला होता है ना तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर यही होता है कि उस हुकूमत के स्कैंडल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो स्कैंडल्स जहां से आने होते हैं ना, जो लोग काम कर रहे होते हैं उस पे, वो अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। तो इस हुकूमत पे आप देख लें, कभी किसी के मशीर के हवाले से आ जाता है तेल का कि जी 25% तेल की सप्लाई कर दी, 75% रोक लिया महंगे उसके लिए। कभी शुगर का स्कैंडल आ जाता है, कभी आटे का स्कैंडल आ जाता है, और फिर नाम सारे आते हैं इनके और तवातुर से आ रहे हैं, तवातुर से आते हैं। अब उसमें आप ये देखें जब इतने स्कैंडल आ जाए ना, तो अभी एक स्कैंडल बहुत बड़े 2 स्कैंडल आने हैं। अच्छा, एक पावर सेक्टर का स्कैंडल, ठीक है, वो आने वाला बड़ा खतरनाक, और दूसरा ये PIA वाला जो स्कैंडल है जिसका हम पहले ही अभी बात कर रहे थे कि इन्होंने जो मुल्क में तबाही फेर दी है ना इसने, वो आपको अंदाजा नहीं। जी लाली साहब, आप क्या कमेंट करना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा एक भरोसा था इमरान खान पे। वो भरोसा ये था कि करप्शन जो है वो करप्शन को नहीं टॉलरेट करेगा और करप्शन नहीं करेगा कभी। अब देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ करप्शन हो रहा है एंड ही इज डूइंग इट, मगर उसका ट्रस्ट जो था वो खत्म हो गया है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मुझे 3 फोन कॉल्स आज आए हैं, कहने लगे कि भाई ये गलत बात है कि ये रूजवेल्ट होटल जो है ये बिक नहीं रहा है, ये बिकेगा थ्रू अ जॉइंट वेंचर। मैंने कहा नहीं यार, ये अभी ये डिनायल आ गया है, ये बेचेंगे नहीं, ये कोई
कहता है आपको पता है कि ये रोजवेल्ट आइलैंड का मालिक कौन है? वो कहता है रोजवेल्ट होटल। कहते हैं ये रोजवेल्ट होटल का मालिक PIA नहीं है, एक बहामा में एक कंपनी है, वो है मालिक इसका। और वो कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचरशिप में करेगी किसी और के साथ, और उस आदमी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस आदमी का कंट्रोल हो जाएगा। इट इज इक्विवेलेंट, वो कह रहा था, टू सेलिंग इट। देखिए बात असल ये है कि अब हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे जब ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगा, मगर वो ट्रस्ट, एक भरोसा था इमरान खान पे। अब आइदर इसलिए कि वो इनकॉम्पिटेंट है, और दूसरा कि वो खुद इतना ऑनेस्ट नहीं है जितना हम समझ रहे थे। इस किस्म की चालाकी एक दफे जब आ जाए एक आदमी के, तो फिर एक ट्रस्ट तो बहरहाल शेक होता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जरा थोड़ी सी डिस्कशन को आगे लेके जाते हुए, ऑपोजिशन शोर तो मचा रही है कि -1 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ लगती। कभी ऑपोजिशन नाजरीन ये कहती है कि जी -1 होना चाहिए, इनकी जमात से ही कोई और आ जाए, कभी ये नहीं पूरी गवर्नमेंट को ही जाना चाहिए, और कभी ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम ही लपेटने की बात हो रही है। दूसरी जानिब जो PTI के मेंबर्स हैं वो कहते हैं -1 का मतलब है कि फिर जमहूरियत भी लिपट जाएगी, कोई -1 नहीं होने वाला। मैं ज़रा इस पर थोड़ी सी ज़रूर बात करना चाह रही हूँ। वज़ीर आज़म कोई मिलेगा नहीं, उधर साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हमने आपको नहीं गिराना, हम नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे। आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। मैंने इनके एक फेडरल मिनिस्टर को सुना, हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये गलतफहमी निकाल दें, ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं। एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। इस बार मजे की बात ये है अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हमारे एक और मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान, अली मोहम्मद खान की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते हैं इमरान खान गए तो मतलब जमहूरियत गई। इमरान साहब, फिर ऑपोजिशन का मुतालबा क्या है? अगर नहीं आपके पास कोई ऑप्शन है, नहीं कोई आपके पास कैंडिडेट है, तो फिर आप मांग क्यों रहे हैं इस्तीफ़ा, या क्यों आप -1 या गवर्नमेंट जाने की बात ही क्यों कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या वाकई इस हुकूमत का जाना, इमरान खान का जाने का मतलब है कि फिर जमहूरियत का ही बिस्तर गोल हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब किस्मत के धनी है। अच्छा, आगे जल्दी चलने, इसलिए कि वो हालात ऐसे बन गए हैं कि वाकई अपोजिशन इस वक्त हुकूमत नहीं लेना चाहती। ठीक है। अब वो इमरान खान की परफॉर्मेंस उसको आप कह दें या मुल्क इंटरनेशनली ये कोरोना कह लें, जो भी कह लें, लेकिन इमरान खान इस वक्त जो है ना वो इस पोजीशन में है कि वाकई अपोजिशन, फिर वाकई उनके लिए कोई चॉइस, उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है। नहीं, चॉइस है। अब अपोजिशन क्यों ये कर रही है? अपोजिशन कर इसलिए रही है कि अपोजिशन इन्हें मजीद गंदा करना चाहती है। वो चाहती है सियासी शहीद ना बने। अपोजिशन ये चाहती है कि इनको रोजाना इन पे गांद उछाले, गांद उछाले, गांद उछाले, और वो इस तरह से होकर रोज इनको नाअहली साबित करेंगे, देखें ये नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, और अपना केस मजबूत कर। हुकूमत लेने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हुकूमत को एक्सपोज करने में इंटरेस्टेड है। उनकी इस वक्त सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हुकूमत को एक्सपोज करें। ठीक। और उनकी मदद हुकूमती लोग खुद कर रहे हैं। हिलाली साहब, लास्ट कमेंट शॉर्ट सा इस पर दे दें। आपको लगता है कि खुद इमरान खान की जमात में भी कोई उनको हटाना चाहता होगा, या वाकई कोई सिस्टम में अभी फौरी तब्दीली आप देख रहे हैं, -1 होने जा रहा है या नहीं? सिंपल नहीं, अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। और सिंपल एक और ब्रीफली मैं कह दूं कि मुझे पता नहीं ये खुद क्यों ये इश्यू को उठाया है, क्या जरूरत थी इसको ये इश्यू उठाने के लिए? इसको पता है लोग बोल रहे हैं, यू शुड हैव केप्ट क्वाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फिलहाल मेरे ख्याल में कोई थ्रेट नहीं है, और ऐसा ही चलेगा मामला। ठीक है, चलें जी, इसी पॉइंट पर नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस तो एक और इशू की भी हम बात करेंगे, -1 की जहाँ तक बात है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमने देखा अल्ताफ़ हुसैन माइनस हो गए, लेकिन जरदारी साहब माइनस उस तरह से तो नहीं हुए, लेकिन हमने देखा कि थोड़े वो खामोश ज़रूर हैं, कुछ सियासत से किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं। अब नवाज शरीफ साहब का मामला क्या रुख अपनाता है वो भी देखना होगा, लेकिन इमरान खान साहब फिलहाल जमे हुए हैं, बकौल इमरान साहब भी और हिलाली साहब भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी वर्सेस अली जैदी, ये क्या हो रहा है मामला, JIT's रिपोर्ट क्या वाकई पब्लिक होने जा रही है? एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने 3 JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक करने का फैसला किया। जिस तरह से अली जैदी ने भी उन पर इल्ज़ामात लगाए थे, उस पर एक डिटेल में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आज एक अफसोसनाक ट्रेन हादसा जो पेश आया है उसके ऊपर ज़रूर बात करना बनती है।
क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी तवातुर से हादसात पेश आए हैं ट्रेन के हवाले से। अगरचे ये जो आज हादसा पेश आया ये फारुखाबाद के करीब पेश आया, जिसमें बताया ये जा रहा है कि बुनियादी तौर पर जो कोच ड्राइवर था उसकी गलती थी कि बगैर फाटक के जो रेलवे क्रॉसिंग थी वो उस पर क्रॉस कर रहा था, ट्रेन बिल्कुल करीब आ चुकी थी और इस तरह से वो कोस्टर जो थी वो ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 22 अफराद जो हैं इसमें जानों से गए और उसके बाद मज़ीद ज़ख्मी भी हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या हमेशा से हम देख रहे हैं ये मामलात चलते रहे हैं, कभी सिग्नल नहीं ऑन हुआ, कभी फाटक नहीं था, कभी पटरी जो थी वो टूटी हुई थी, ट्रैक का कोई इशू था, ये मसले हल क्यों नहीं हो जाते, कब तक ये हादसा होंगे? इमरान साहब, हमेशा ही हम ये देखते हैं, आती हैं रिपोर्ट्स, उसके बाद बात आई गई हो जाती है, लेकिन फिर कोई नया हादसा हो जाता है, सद्देबाब नहीं होता। समीना, ये जितना भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और सीरियस जो बात है ना वो ये है कि आप एक चीज़ को समझिए कि पाकिस्तान में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 2470 यानी तकरीबन 2500 अनमैन्ड इस तरह की रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पे कोई बंदा मौजूद ही नहीं होता। सही, यानी जब ये तकरीबन इतनी ज्यादा हो तो हर वक्त दावत है ना हादसा को। अब उसमें है क्या? मजे की बात यह है कि वफाकी हुकूमत जो रेलवे का महकमा है वो कहता है कि ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है, सूबाई हुकूमतें कहती हैं ये जिली इंतजामिया का काम है। यानी ये हुकूमत आपस में खिचड़ी पका रही है और नुकसान अवाम का हो रहा है, अवाम की जानें जा रही हैं। आज ये सिख यात्री जो अपने एक कोस्टर में बैठ के, उसमें एक खानदान के भी कितने ज्यादा अफराद हैं, वो एक ही फैमिली थी, वो सिख यात्री थे, वो गए वहां से, वो अब यहाँ से जा रहे थे सच्चा सौदा अपनी उस मजहबी रसूमात के लिए और उसके लिए। आप ये देखें कि ये अब हमने तो सीधा डाल दिया ना, जिस तरह एक इंक्वायरी में होता है कि जी वो ड्राइवर की गफलत थी, मान लिया भाई ड्राइवर की गफलत थी, लेकिन आपने वो हालात क्यों पैदा किए जिन पे वो जब सेफ्टी मेजर्स भी तो पूरे होने चाहिए ना। बिल्कुल सही है। हिलाल साहब, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस हवाले से? शेख साहब वैसे तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो अभी तक उनके करने के काम है वो उन्होंने पूरे नहीं किए। मेरे ख्याल में ये शेख साहब को ना सिर्फ इनका इस्तीफ़ा लेना चाहिए, शेख साहब को मेरे ख्याल में निगलेक्ट के लिए इनको अरेस्ट करना चाहिए। इनको पूछना चाहिए तुमने किसको बताया कि 2470 अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं, और तुम समझते हो कि इतने सारे क्रॉसिंग्स एक मुल्क में जितनी लापरवाही, इग्नोरेंस और ये सब चीज़ है, तुम समझते हो कि कोई हादसा नहीं होगा, नो एक्सीडेंट विल अकर, और कितने हुए हैं तुम्हारे इसमें? एक बात जरूर है, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में होते तो जरूर इस बात पे शेख बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, इस्तीफों की खत्म हो गई है। हमारे यहाँ सिर्फ अपोजिशन ही मांगती है, जब इख्तिदार में आते हैं तो नहीं कोई देता। बहरहाल जनाब, इसी पॉइंट पर आज का प्रोग्राम क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।